हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज उत्तराखंड नहीं है, आज है जीके आपके लिए। और उत्तराखंड की सीरीज़ आपको हर रोज़ शाम को मिलती है 5 से लेकर 7 बजे के बीच में, वो हर रोज़ रहेगी। आज ये सिर्फ क्योंकि कल भी मैं आपको उत्तराखंड का जो पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का वो दिया था, उसके बाद आज दिन में जो उत्तराखंड का जो स्टेनो का पेपर था उसके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर देते। फिर मुझे लगा कि उत्तराखंड बहुत हो गई है, अब उत्तराखंड से आप लोग ज़्यादा हो जाएगा, नहीं मतलब कि बोर हो जाएंगे, ज़्यादा तो जितना पढ़ो उतना कम है। लेकिन इसमें जीके के क्वेश्चन जो कि 20 हैं और धुआंधार तरीके से दोस्तों ये सीरीज शुरू करने वाले हैं। लेकिन आप लोग बताना कि इसमें 20 क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, तभी आप जान पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन है आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तभी दोस्तों ये सीधे सीधे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, सीधे सीधे आपके टेस्ट के लिए होगा। आपको खुद अपना आकलन करना होगा कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है। और इस तरह से जैसे कोई भी उत्तर है, जैसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, सीधे सीधे आपको खुद अपना आकलन करना होगा। इस तरह से डेली रहेगी वीडियो, किसी भी समय आ सकती है, इसका कोई फिक्स टाइम अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं दोस्तों, उतने बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बाकी उत्तराखंड शाम को हर रोज़ फिक्स है, किसी दिन उत्तराखंड किसी दिन हिंदी, वो आपको पता है। जैसे 3-4 दिन उत्तराखंड और 1-2 दिन हिंदी रहती है। और बाकी जीके भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब जगह आपको स्कोर करना होता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ये आपको बताना है। मान लीजिए कि ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तब आपको इसका उत्तर देना है कि भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ये आपको अब बताना है। 24, 29, 32 या फिर 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 विषय हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये पंचायती राज से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं बता दूं कि आपको जो सारे जितने प्रश्न हैं ये लूसेंट की बुक है, घटना चक्र, एसएससी की जो किरण वाली बुक आती है 10,000 11,000 क्वेश्चन वो, और बाकी जो परीक्षावाणी की बुक है, परीक्षावाणी की जैसे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव होती है वैसी परीक्षावाणी की भी ऑब्जेक्टिव आती है। इन 4 बुकों से मैंने लिया है। सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे कहीं की भी हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपको निश्चित रूप से एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात, आपको बताना है धुआंधार जलप्रपात स्थित है ताप्ती, तापी, गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा ये प्रश्न, कई बार पूछा जाता है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन बी है मध्य मंडल में, ऑप्शन सी है आयन मंडल में, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, समताप मंडल में। दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें स्लाइड क्यों नहीं बनाई, ये कॉपी पे लिखा है। लेकिन जो उत्तराखंड और हिंदी है, बाकी जो और चीज़ देता हूँ मैं स्लाइड पे दूंगा, लेकिन जो ये है जीके है वो मैं आपको इस तरह से दूंगा। इससे भी अच्छा ही लग रहा होगा आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं, कि क्वेश्चन की क्वालिटी पर आपका सिर्फ वो होना चाहिए बस। अगला है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है। आज दोस्तों खेल से 2 प्रश्न लिए, कल से कम रहेगा। जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर, 24 अप्रैल, 26 जनवरी, 2 मई। अब आप खुद ही सोचिए, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी ये तो आपके होने से रहे, बाकी 2 मई होगा आपको पता है, 24 अप्रैल इसका हो जाएगा सही उत्तर। ये भी दोस्तों सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, चाहे यूपी पीसीएस के प्री तक की बात करें या फिर उत्तराखंड समूह ग की बात करें, तो यहाँ भी लगभग ये एग्जाम में आता रहता है प्रश्न। अगला है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। 2024 में कहाँ आयोजित होंगे ओलंपिक खेल, ये आपको बताना है। पेरिस में, बीजिंग में, लंदन में या फिर रियो डी जेनेरियो में। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सोचा रियो डी जेनेरियो, आपका उत्तर गलत हो गया है, 0.25 आपके इसमें माइनस हो गए। इसका सही उत्तर है पेरिस में। 2024 में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं ये होने वाले हैं पेरिस में, आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद
अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, या अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। रामानुज, शंकराचार्य, मध्वाचार्य या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। आपने भी बिल्कुल सही सोचा। दोस्तों अगर आप इसमें से अच्छा स्कोर कर लेते हैं आपका निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो बने रहिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से आप कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों इसी तरह से एग्जाम में कई बार बना है प्रश्न ये। 1947 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1950 में या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1956 में। तो इसका सही उत्तर है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1948 में। बिल्कुल आपने सही सोचा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अब कई लोग कहेंगे आसान है दोस्तों, अब एग्जाम में ऐसा ही आता है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? यूपी पीसीएस बीपीएससी तक के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है दिल्ली, आगरा, सासाराम या फिर लाहौर। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, सासाराम, सासाराम। अगला है, किस नदी को पहले बितिस्ता नाम से जाना जाता था? कई बार आया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किस नदी को पहले बितिस्ता के नाम से जाना जाता था? तिस्ता, झेलम, भरतपुजा, तुंगभद्रा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, बितिस्ता नाम से जाना जाता था, झेलम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों कई बार बनते रहता है, आपको भी भली भांति आपने उसका उत्तर सोच लिया होगा। क्वेश्चन किसी तरह से भी बन सकता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। या फिर ये क्वेश्चन बदल के पूछा है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14, 16, 13, 9। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नहीं ऑप्शन नंबर ए, 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट स्थित है। दलाल स्ट्रीट स्थित है, ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है और 8 क्वेश्चन और बचे हैं, तब तक बने रहिए। पेरिस, मुंबई, दिल्ली या फिर लंदन। तो दलाल स्ट्रीट हो जाएगी, पेरिस में नहीं है, ये है मुंबई में। मुंबई दलाल स्ट्रीट है मुंबई में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये आपको इसमें बताना है। संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां प्रश्न है, किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी, ये आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों महाराष्ट्र में काली पाई जाती है और इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। तो केरल ऑप्शन नंबर बी में है, तो केरल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन है, कई बार बनता है ये प्रश्न, चाहे एग्जाम कोई भी हो। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसकी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसको याद करेंगे। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसकी है? B.S. मिन्हास, गुन्नार मिंडल, डेविड रिकार्डो या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो प्लानिंग एंड द पुअर हो जाएगा B.S. मिन्हास, बगीचा सिंह मिन्हास। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तब आपको सीधे प्रश्न देखते ही आपके मन में खुशी होनी चाहिए और आप सीधे गोला भरेंगे। तो बढ़ते हैं, ऑनलाइन होगा तो आप सीधे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भिलाई संयंत्र, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया? या आपको बताना किस देश की मदद से स्थापित किया गया? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस या फिर फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र, ये है रूस की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे इन सभी प्रश्नों को, एग्जाम में बनते रहते हैं यहाँ से प्रश्न। अगला है, जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, या फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। या जमींदारी लागू करने वाला किसके समय, किस गवर्नर के समय, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? कुछ भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी।
तो जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, तो भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, ऑप्शन नंबर ए आपने बिल्कुल सही सोचा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही। दोस्तों कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है या नहीं, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन लेवल आप पहले देखिए फिर उसके बाद बताइएगा। अगला है वेलेजली भारत कब आया, 1796, 97, 98 या फिर 99। सीधे सीधे आपके सामने 4 लगातार सालों के ऑप्शन है, 1796, 97, 98 और 99, ये आपको बताना है। तो वेलेजली भारत में आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही, 1798 में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में निश्चित रूप से बनता है। ये आपको और जगह नहीं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन और एग्जामों में, ये सिर्फ समूहों में ही आता है इस तरह का कि आयोग के द्वारा अलग से बनाया जाता है कि वेलेजली भारत कब आया, तो 1798 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो आज खेल के 2 प्रश्न हैं, पर खेल से भी दोस्तों एक आध प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से बनता है। असोल आप प्रसिद्ध खेल है, अब बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, कई लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, जिन्होंने सुना है वो एक नंबर जिनका आएगा वो 1000 लोगों में उनकी रैंक ऊपर चली जाएगी। अगला है असोल आल प्रसिद्ध खेल है महाराष्ट्र का या फिर केरल का, तमिलनाडु का या फिर अंडमान एंड निकोबार का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असोल आप, तो अ से अ, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न में है असोल आप, तो अ से आपको अ ही याद रखना है, तो असोल आप, तो अ से आप अ मिला लीजिएगा, अगर नी भी याद है तो असोल आप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कल्हड़ की राजतरंगिणी। पहली बात तो यही याद रखिए कि कल्हड़ की राजतरंगिणी किसकी है, तो कल्हड़ की है, कई बार यही बनता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में उत्तराखंड व ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण करने की जानकारी मिलती है, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तरंग ये आपको बताना, तरंगिणी तो तरंग हैं, इसमें कितने हैं, 8, 9, 10, 11। अब जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों उनके लिए हो जाएगी इसमें दिक्कत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्हड़ की राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं, 9 नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। कल से दोस्तों जो लोग अंत तक देख रहे होंगे, जैसे कि कोई एक हिंदी के भी लास्ट में जैसे 21वां प्रश्न हो जाएगा, जैसे माना कि कोई जैसे कोई पर्यायवाची ले लेते हैं, जैसे कमली है उसके 8-10 पर्यायवाची लास्ट में इस तरह से, बाकी किसी दिन कुछ संधि समास कुछ भी मतलब एक कुछ अलग से जैसे तत्सम तद्भव, वो भी मैं आपको एक इस तरह से देते रहूँगा ताकि हिंदी में भी अच्छा आपका होते रहेगा इसी में से। और वीडियो लगभग छोटी रहेगी, जैसे अभी 13 मिनट की है तो 10 से लेके 15 मिनट की हर रोज़ वीडियो रहेगी और आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। अपनी राय जरूर दें। तो मिलेंगे कल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।